नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी महासागर में। पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज 2 नंबर भाग लेकर के आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उससे पहले भी हमने एक पेपर हल कर लिया है। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ के लिंक ले लें और पहले उनको ज़रूर देखें। तो आज हम है वो कुल 20 प्रश्न है वो हल करेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला प्रश्न है कि जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। दूसरा विकल्प है सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध है। तीसरा विकल्प है नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे। और चौथा विकल्प है वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास्य काव्य से भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अब तक आपने सोच लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे। नहीं, ये पक्षधर नहीं थे, ये इनसे बिल्कुल है वो इनकी भर्त्सना करते थे। नाथ जो थे सिद्धों की वाम मार्गी जो भोग प्रदान योग साधना थे उसकी उन्होंने भर्त्सना की है। तो जो नाथ है वो सिद्धों से ही निकले हुए पुरुष माने जाते हैं, और इन्होंने सिद्धों की वो जो वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना है उसकी उन्होंने भर्त्सना किया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इससे पहले जो हमने पेपर हल किया था उसमें भी ये सेम ही प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। चूंकि मैंने बता भी दिया था कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके अलावा ये जो प्रश्न है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्यों हिंदी साहित्य में सर्वसम्मति से जो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है वो राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरेपाद है उसको ही माना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें पुष्य या पुंड, तो इसको माना था शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने। और शालिभद्र सूरी की अगर बात करें तो इसको गणपति चंद्र गुप्त ने माना था, गणपति चंद्र गुप्त ने। और स्वयंभू की बात करें तो इनको मिश्र बंधु ने माना था। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। 2 नंबर विकल्प है कि लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। तीसरा विकल्प है कि रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था। और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 नंबर विकल्प होगा। इसमें दिया हुआ है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। जबकि लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। ये बात सही है। रीतिकाल के कवियों को अपने जो आश्रयदाता थे उनकी रुचि के अनुसार भी काव्य लिखना पड़ता था। जैसे रीतिबद्ध है, रीतिसिद्ध में जैसे बिहारी हुए हैं, उन्होंने भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हुए उनके अनुसार है वो काव्य रचना की है। और रामचंद्र शुक्ल जो है ये चिंतामणि को है वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अगर नगेंद्र की पूछें कि नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, तो वो है केशवदास को। किसको? केशवदास को। और ये व्यक्तिगत परंपरा के आधार पर केशवदास को माना जाता है। और कालक्रम की अगर दृष्टि से माना जाए तो रीतिकाल का प्रवर्तक है वो कृपाराम माने जाएंगे। कौन माना जाएंगे? कृपाराम माने।
चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है? तो देखना है। पहला विकल्प है कि सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण के और श्लेष चमत्कार के कारण है। दूसरा विकल्प है कि देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तीसरा है पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि है। और चौथा है मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, क्योंकि इसमें जो दे रखा है कि देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देव को कवि और आचार्य, कवि और आचार्य दोनों में सफलता प्राप्त हुई थी, दोनों में विशेष सफलता है वो प्राप्त हुई थी। तो इनमें कवि और आचार्य दोनों के गुण पाए जाते हैं देव में। तो ये चीज़ है वो इसके बिल्कुल विपरीत दी हुई है। जबकि दूसरे अगर विकल्प देखें, सेनापति जो थे उन्होंने विशेष प्रसिद्धि अपनी प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण मानी है, उनके काव्यों में ये चीज़ है वो देखने को मिलती है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं, और बाकी ये चीज़ है वो हमने देख ली। इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये हमें विशेष कर है वो ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है इसमें, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हमें बताना है कि पहला इसमें विकल्प है कि इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था। और मिश्र बंधुओं ने देव से बड़ा कवि माना है बिहारी को। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने बिहारी से देव को बड़ा माना है, ना कि बिहारी को देव से। क्योंकि देव बड़े बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता है वो मिश्र बंधु माने जाते हैं, मिश्र बंधु माने जाते हैं। और मिश्र बंधुओं ने इस विवाद में देव को बिहारी से बड़ा माना है, ना कि बिहारी को। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। एक दो रचनाएं आती है जो कंफ्यूजन करने वाली, बिहारी और देव। एक है नाम बिहारी और देव, और दूसरी का नाम है देव और बिहारी। देव और बिहारी, अगर बिहारी और देव की बात करें तो यह है भगवान दीन की रचना। और देव और बिहारी की बात करें तो यह कृष्ण बिहारी मिश्र की है। किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। तो इसको याद करने के लिए एक रचना है उसको याद कर लो। ये बिहारी जिसमें पहले आ रहा है, वहां बिहारी को इंग्लिश में बी से उच्चारित करते हैं, और भगवान दीन को भी इंग्लिश में बी से ही उच्चारित करते हैं। तो बी बी वाला जो पहले आ रहा है वो एक हो जाएगा, बिहारी भगवान दीन। तो बिहारी और देव भगवान दीन, बाकी जो बचेगा वो कृष्ण बिहारी मिश्र की हो जाएगी रचना। तो इस प्रश्न का विकल्प 4 नंबर है वो उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? भूषण रचित ग्रंथ है वो कौन सा नहीं है? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भाषा भूषण। तो ये जो भाषा भूषण है ये भूषण का ग्रंथ नहीं है, और इससे पहले जो पेपर हमने हल करवाया था उसमें भी ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो भाषा भूषण जो ग्रंथ है ये जसवंत सिंह का माना जाता है। किसका? जसवंत सिंह का। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? यानी रीतिकाल के दरमियान 3 प्रकार के लक्षण ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है काव्यांग निरूपक, दूसरा है रस निरूपक, और तीसरा है अलंकार निरूपक। अलंकार निरूपक पर्टिकुलर इसमें कुछ का दिया हुआ नहीं है, ये तीनों ही है, इनको लक्षण ग्रंथ बोलते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे काव्यांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक। तो यहाँ इसमें सीधा पूछा है कि कौन सा ग्रंथ है वो लक्षण ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं पूछा है कि रस ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ है या काव्यांग निरूपक है या कौन सा है। तो सीधा लक्षण ग्रंथ पूछा है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि काव्य निर्णय ये लक्षण ग्रंथ है,
रसरेशी भी लक्षण ग्रंथ है, ललित लाम ये भी लक्षण ग्रंथ है, लेकिन रामचंद्रिका ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। रामचंद्रिका जो केशवदास की मानी जाती है, और काव्य निर्णय है वो भिखारीदास का माना जाता है। किसका? भिखारीदास का। और ललित लाम मतीराम की रचना मानी जाती है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें काव्य निर्णय, एक है काव्य विवेक। काव्य विवेक, तो विवेक जिसमें होता है वो चिंतन मनन ज्यादा करता है, या जिस व्यक्ति में ज्यादा चिंतामणि, जिस व्यक्ति में ज्यादा विवेक होता है वो चिंतन मनन करता है। तो इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। काव्य विवेक चिंतामणि की है और काव्य निर्णय भिखारीदास का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या कबीर है, सूरदास, केशवदास और चिंतामणि। तो क से कठिन और क से केशवदास, ना कि कबीर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है इसमें कि किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है सिद्धांत सार द्विजदेव, सिद्धांत सार द्विजदेव, काव्य विवेक चिंतामणि, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, जगत विनोद पद्माकर। देखिए काव्य विवेक मैंने ऊपर बताया था, ये यहाँ पे काव्य विवेक आ गया, और ये चिंतामणि है। तो काव्य विवेक जो रचना है महत्वपूर्ण रचना है। काव्य निर्णय ये भी रचना महत्वपूर्ण है। अब काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय दोनों ही भिखारीदास की है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय दोनों ही है, वो निर्णय दोनों ही है भिखारीदास कर रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जगत विनोद पद्माकर ये भी सही है, लेकिन सिद्धांत सार है ये रचना द्विजदेव की ना होकर के किसकी हो जाएगी, जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह की। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें 40 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था, या ये बात है वो बिल्कुल सही है। इस युग के जो प्रत्येक कवि है उन्होंने किसी न किसी पत्र का है वो संपादन किया है। भारतेंदु जो स्वयं थे उन्होंने 3 पत्रों का है वो संपादन किया था। उसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिकादत्त व्यास, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इन चारों ने है वो पत्रों का है वो संकलन संपादन है वो किया है। तो ये प्रश्न, ये विकल्प तो एकदम सही है। अगला विकल्प है इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। ये बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी काल खंड शुरू होता है, तो जब शुरू होता है तो शुरू होने के पश्चात जो पहले का जो समय होता है उसकी प्रवृत्तियां, उसकी जो विशेषताएं होती है वो एकदम से छूटती नहीं है, एकदम से खत्म नहीं हो जाती है। तो उनकी जो कुछ कुछ विशेषताएं होती है वो आगे शुरू होने वाले कालखंड में मौजूद रहती है। तो यहाँ जो ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली पूर्णतः त्याग नहीं हुई थी। तो इसका है वो पूर्णतः यह जो शब्द यूज हुआ है ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। और तीसरा विकल्प है इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है। बिल्कुल मिलता है। इसमें भारतेंदु स्वयं है वो इनका विरोध करते हैं अपनी भारत दूरदशा रचना में। भारत दुर्दशा जो रचना है उसमें स्वयं है वो तत्कालीन जो अंग्रेजी राज था उसकी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा है वो निंदा की है। तो भारत दुर्दशा में उसके अलावा जो भारत जो अंधेर नगरी जो रचना है, अंधेर नगरी रचना है, इसमें जो तत्कालीन जो राजा थे उन राजाओं का जो जनता के ऊपर कुचक्रणपूर्ण जो व्यवहार था, कुचक्रपूर्ण व्यवहार, उसका भी उन्होंने है वो इस अंधेर नगरी नाटक में किया है। तो ये चीज़ है वो इसमें बिल्कुल सही बात है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार है, ये बात भी सही है। ऊपर मैंने वो प्रताप नारायण श्रीवास्तव बताया था, वो प्रताप नारायण श्रीवास्तव नहीं होकर के प्रताप नारायण मिश्र है, उसको गलती को सुधार लीजिए थोड़ा।
थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है। तो पहला विकल्प है, वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त आदि के प्रस्ताव अनुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया। और अगला विकल्प है, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया। और चौथा विकल्प है, उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो तीसरा जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। इन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की थी और ना ही उन्होंने नवीन जो है उसका अंधानुकरण किया था। तो ये इस चीज की, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु को जो उपाधि मिलती है वो 1880 ईस्वी में उपाधि मिलती है और जो उपाधि देने वाले हैं पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इसमें द्विवेदी युग से संबंधित। तो द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला विकल्प है, इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर आधार किया गया है। यही गलत हो गया। ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर यह नामकरण द्विवेदी युग माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। फिर अगला विकल्प है कि भाषा को परिष्कृत करने तथा शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई। ये बात सही है। इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मक काव्य की रही है। यह बात भी सही है। और अगला जो विकल्प है इसमें दिया है कि इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया है। तो ये भी इसका सही है, विकल्प हो जाएगा। तो इसका उत्तर है वो 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है। कौन सा कथन मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है, तो वो हमें बताना है। पहला विकल्प है कि खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टि हैं। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। यही गड़बड़ कर दी इन्होंने। भारत भारती का जो रचना खंड है वो 3 भागों में माना जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत भारती का रचना काल 1912 ईस्वी माना जाता है। 1912 ईस्वी का रचना काल माना जाता है। और यशोधरा का 1932 ईस्वी रचना काल माना जाता है। विष्णुप्रिया का 1957 ईस्वी का रचना काल माना जाता है। तो ये है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इनकी जो रचना है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मानी जाती है और इसका जीता जागता उदाहरण आप सभी के समक्ष है वो भारत भारती मानी जाती है रचना। भारत भारती में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है। उपन्यास विधा के बारे में प्रश्न पूछा है हरिओद जी के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संदर्भ में। तो रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, चौके चौपते और प्रिय प्रवास। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। ये इनका हरिओद जी का उपन्यास माना जाता है 1899 ईस्वी का। कब का? 1899 ईस्वी का। और इसके अलावा एक और इनका उपन्यास है अध खिले फूल। अध खिले फूल, ये भी इनका उपन्यास माना जाता है। बाकी ये चारों है, तीनों है वो इनकी काव्य रचना है। आपको ये बताना है, आज का आपका ये प्रश्न है कि प्रिय प्रवास है, इसमें सर्ग कितने हैं? क्या है? सर्ग कितने हैं? प्रिय प्रवास जो रचना है हरिओद जी की, इसके अंदर सर्ग कितने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है इसमें कबीर से संदर्भ में, कबीर के संदर्भ में कि इनमें से कौन सा कथन गलत है कबीर के संदर्भ में। सारे विकल्प है वो कबीर के संदर्भ में पूछे हुए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से ही हुआ है। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर
व्यावहारिक धरातल प्रदान किया। और अंतिम विकल्प है इसका, धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते रहे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। 2 नंबर जो विकल्प है इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि कबीर वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। किसको? रामानंद जी को। तो ये इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सारे तीनों है वो इसके सही उत्तर विकल्प हो जाएंगे और ये है इसका गलत। गलत ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जबरदस्त, शानदार, खतरनाक प्रश्न पत्र कि प्रत्येक प्रश्न में आपको सही नहीं छांटना है। तो पहला विकल्प है, अष्टसाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे। अष्टसाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की भी रचना की थी। भ्रमृग गीत सूर सरावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। भ्रमित गीत का मुख्य आधार भगवत गीता का 10वां स्कंद माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। 3 नंबर विकल्प जो है ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भ्रमर गीत है ये सूर सरावली का नहीं है, ये है सूर सागर का। किसका है? सूर सागर का सबसे मार्मिक प्रसंग माना जाता है। और अष्टसाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, ये बात बिल्कुल सही है। अष्टसाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विठलनाथ। विठलनाथ जी जो थे पुत्र थे वल्लभाचार्य जी के, और इनके विठलनाथ जी ने जो स्थापना की थी इसमें 4 शिष्य थे आपके विठलनाथ जी के और 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी, तो इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, कुसु पक्करी। ये है वल्लभाचार्य के शिष्य। कु से हो जाएगा कुंभन दास, सु से सूरदास, प से परमानंद दास और क्री से कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और विठलनाथ जी के जो शिष्य है वो है गोच्छी चन। क्या है? गोच्छी चन। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंद दास। तो ये इनके 4 शिष्य है विठलनाथ जी के। और इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने की थी। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की थी। 1540 ईस्वी में की थी, जिसमें 57 खंड माने जाते हैं और ये ठेठ अवधि की रचना मानी जाती है। किसकी? ठेठ अवधि की रचना मानी जाती है। और इसकी जो शैली है वो मसनवी शैली मानी जाती है। कौन सी? मसनवी शैली मानी जाती है। तो ये थोड़ी सी ऊपर की जो बात थी वो मैंने बताई है। इसमें पहला प्रश्न, इसमें पहला विकल्प है ये अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है। बिल्कुल है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा महाकाव्य कहा है। ये अवधि भाषा का बड़ा महाकाव्य है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको एक बड़ा महाकाव्य कहा है। ये बात तो सही है। इसमें पहला ये हो गया। दूसरा है इसमें कि इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक, पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम क्या है? गारस्थिक और या लौकिक प्रेम। तो ये बात भी सही है। तो चौथा विकल्प है इसमें पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है। नहीं, इसने जो परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि नहीं है, उनकी जो रचना मानी जाती है ठेठ अवधि की रचना मानी जाती है। किसकी? ठेठ अवधि भाषा में रचना है लिखी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। इसका जो 3 नंबर विकल्प है ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं किसी आगे एग्जाम में पूछने के इसके चांस बनते हैं, क्योंकि पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम कैसा था? साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम था, जबकि रतन सेन के प्रति जो नागमती थी उसका प्रेम था गार्हस्थ्यिक या लौकिक। आलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला विकल्प है इसमें तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। यही गलत हो गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 8 नहीं,
तमिल आलवार भक्तों की संख्या जो होती है वो 12 है। कितनी? 12 है। उसके बाद में दूसरा विकल्प है कि सगुण उपासक आलवार भक्तों के द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर भारत में आई है। यह बात सही है, दक्षिण से ही उत्तर भारत में है वो आलवार उपासकों के माध्यम से लाई गई थी। तीसरा विकल्प है इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सबके लिए भक्ति का सुलभ बना दिया था। भक्ति को सुलभ है वो बना दिया था, आसान बना दिया था। और उसके बाद में तमिल की मीरा कहलाने वाली आंडाल भी आलवार थी। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। उसके बाद में अगला जो विकल्प है इसका प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न को लेकर के, इस कथन को लेकर के दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो यह है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, और दूसरा ये बनता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है या किसको कहा है। तो ये दो तरह के प्रश्न है वो ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस दूसरा जो प्रश्न है कि किसने कहा है, तो इसको लेकर के थोड़ी संशय की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुष्टि मार्ग का जहाज है वो कहा तो किसको कहा है, वो तो है सूरदास जी। किसे कहा है? सूरदास जी को। लेकिन कहा किसने है? तो वो विठलनाथ जी ने कहा है। विठलनाथ जी ने सूरदास को कहा है पुष्टि मार्ग का जहाज है, जात है जाय कछु सो कुछ लेना है ले लो। तो ये चीज है वो विठलनाथ जी ने सूरदास के संदर्भ में कही है। आज का अंतिम प्रश्न है कबीर परिचय के लेखक कौन है? ये मोस्ट फेवरेट प्रश्नों में से आता है, आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर परिचय के लेखक है वो अनंत दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अनंत दास माने जाते हैं। और 2016 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उसमें ये विकल्प के रूप में दिया हुआ था कबीर परिचय के। एक केशवदास के संदर्भ में जो 2018 वाली भर्ती थी उसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा था कि केशवदास है वो किसके आश्रय में रहते थे? तो वो और नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके? इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। तो आज का जो वीडियो है वो यही हम संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा वीडियो उसके बारे में अपनी अमूल्य उचित राय वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।